हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। काफ़ी टाइम से कोई वीडियो नहीं आई थी और बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आ रही थी। और अभी चूँकि यूपीएचएससी और यूपीपीजीटी की डेट्स भी आ चुकी हैं, तो बहुत दिनों बाद हम फिर से वापस आए हैं सोशोलॉजी के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। किस समाजशास्त्री ने आधुनिकता से जुड़े हुए भ्रमपूर्ण विचारों का खंडन अपनी पुस्तक मिस्टेकन मॉडर्निटी में किया है? आपके ऑप्शन है डिक हेब्रिडेगे, जुगन हेबरमास, दीपांकर गुप्ता, योगेंद्र सिंह। ये सारे क्वेश्चन जो भी मैं अब आपको करवाऊंगी, ये सारे किसी न किसी एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो चूंकि करंट में आए हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इनको बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, सॉल्व करिए जल्दी से क्वेश्चन। इंग्लिश में आप चाहें तो एक बार देख सकते हैं। राइट आंसर आपका जो है वो है ऑप्शन नंबर सी, दीपांकर गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैकिम मेरेट ने आधुनिक विकास और परंपराओं के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए किस गांव का चयन किया था? कौन से गांव का अध्ययन किया था उन्होंने? रामपुर, करीमपुर, श्रीपुरम या फिर किशनगढ़ी? और जो मैकिम मेरेट थे, इन्होंने किशनगढ़ी गांव का अध्ययन किया था। डी ऑप्शन यहां पर राइट है। अगला प्रश्न, वर्ष 1931 में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर क्या थी? 5.8%, 11.0%, 13.3% या फिर 14.2%? तो 1931 में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर कितनी थी? सही उत्तर है 11.0%, यानी कि 11%। अगला प्रश्न कोटेशन है। किसने कहा कि वो, यानी कि माल्थस, यह दावा करने के लिए वहां तक चला गया कि व्यापक पैमाने पर नैतिक नियंत्रण वास्तव में सबसे अच्छा साधन था, निचले वर्ग की गरीबी को कम करने का एकमात्र साधन था? कोटेशन एक बार फिर से देख लीजिए कि किसने ये कहा है कि माल्थस ने ये दावा किया कि व्यापक पैमाने पर नैतिक नियंत्रण ज्यादा अच्छा साधन है निचले वर्ग की गरीबी को कम करने का। नैतिक नियंत्रण की बात, ये कोटेशन किससे संबंधित है? ऑप्शन है आपके जे बी से, जे एम कीन्स, कार्ल मार्क्स या फिर जोफ्रे गिलबर्ट। क्वेश्चन आप इंग्लिश में देख सकते हैं एक बार। और सही उत्तर जो आपका है वो है जोफ्रे गिलबर्ट, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। आप चाहें तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं और उसके बाद क्वेश्चंस को देख सकते हैं, या उनका स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं, जैसे भी आप उनका नोट्स वगैरह बनाना चाहें। या फिर मेरा बेटर सजेशन रहेगा आपके लिए कि आप एक बार वीडियो को देखें एंड इसको सॉल्व करें। अगर नहीं समझ आ रहा है तो उसको दोबारा से रिवाइज करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में पुरुष और महिला साक्षरता दर में क्या अंतर है? ऑप्शन ए है 16.98%, 16.68% या फिर 16.23% या फिर 16.03%? तो 2011 में पुरुष महिला साक्षरता दर, यानी कि मेल फीमेल लिटरेसी रेट में डिफरेंस क्या था, अंतर क्या था? तो ये अंतर था 16.68%, मेल फीमेल यानी महिला पुरुष साक्षरता दर में अंतर। अगला प्रश्न है, मैक्स वेबर के अलावा निर्वचनात्मक बोध के साथ निम्न में से किसका नाम जोड़ा जा सकता है? निर्वचनात्मक बोध, इंटरप्रिटेटिव एक्शन या इंटरप्रिटेटिव मेथड की बात हो रही है यहाँ पर। इसे मैक्स वेबर से पहले किसने किया था? डिल थे, स्पेंसर, कॉम्टे या फिर मार्क्स? आसान सा प्रश्न है, मुझे लग रहा है इसका आंसर जो भी नेट की तैयारी कर रहे हैं उनको सभी को आता होगा। इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग की बात हो रही है यहाँ पर, और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डिल थे। अगला प्रश्न, परेटो के अनुसार मनुष्य की संपूर्ण क्रियाओं में से यदि तार्किक क्रिया को निकाल दिया जाए तो जो बचेगा वह है भ्रांत तर्क, अतार्किक क्रिया, विशिष्ट चालक या फिर प्रतीकात्मक क्रिया? अकॉर्डिंग टू परेटो
इफ लॉजिकल एक्शन आर सेपरेटेड फ्रॉम ऑल ह्यूमन एक्शंस देन द रिमेनिंग पार्ट विल बी। तो क्या कहलाएगा अगर हम लॉजिकल एक्शन यानी कि तार्किक क्रिया को निकाल देंगे? तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा विशिष्ट चालक। सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चंस पीजीटी में भी पूछ सकता है और यूपीएचएससी के लिए तो है ही इम्पॉर्टेंट, और इसके साथ ही साथ यूजीसी नेट का जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, वस्तुएं अस्तित्व में इसलिए हैं क्योंकि हम उन्हें अर्थ प्रदान करते हैं। ये किसने कहा? वस्तुएं अस्तित्व में इसलिए हैं क्योंकि हम उन्हें अर्थ प्रदान करते हैं। कूले, मर्टन, पार्सन्स या फिर मीड। थोड़ा सा माइंड लगाएंगे तो ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो पाएगा। वस्तुएं थिंग्स एग्जिस्ट बिकॉज वी गिव देम मीनिंग। तो यहाँ पर जो है सिंबॉलिक इंटरएक्शनिज्म से संबंधित ये है और मीड यहाँ पर बैठे हुए हैं, यही सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, कौन सा सिद्धांत जनसंख्या के आकार और धन के उत्पादन के बीच संबंध का अध्ययन करता है? जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत, शून्य जनसंख्या वृद्धि, घनत्व सिद्धांत या फिर इष्टतम जनसंख्या सिद्धांत। तो जनसंख्या का आकार और धन के उत्पादन के बीच में क्या संबंध है या कोई संबंध है, इसका कौन सा सिद्धांत है जो कि अध्ययन करता है? आप क्वेश्चन इंग्लिश में देख सकते हैं। रिलेशन बिटवीन साइज ऑफ पॉपुलेशन एंड जनसंख्या का आकार और प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ, धन की वृद्धि या उत्पादन। तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर है वो है इष्टतम जनसंख्या सिद्धांत यानी कि ऑप्टिमम पॉपुलेशन थियरी। अगला प्रश्न है, श्रमिक संघों का अंतिम उद्देश्य श्रमिकों का उद्योग पर नियंत्रण करना है। ये किसने कहा था? वीवी गिरी, जीडीएच कोल, एन बेरोन, आर ए लिस्टर। तो किसने कहा था ये? श्रमिक संघों का अंतिम उद्देश्य श्रमिकों का उद्योग पर नियंत्रण करना है। आप एक बार क्वेश्चन को इंग्लिश में भी देख लीजिए अगर कहीं पे कोई कंफ्यूजन हो तो। और यहाँ पर सही उत्तर है, ये कथन जो है जीडीएच कोल का है। अगला प्रश्न, मलिन बस्तियों की सुधार योजना प्रथम बार में चालू की गई 1969 में, 1956 में, 1972 में या फिर 1974 में? मलिन बस्तियों की सुधार योजना सबसे पहले कब चालू की गई? स्लम इम्प्रूवमेंट स्कीम। ये कब स्टार्ट की गई थी? तो ये स्टार्ट की गई थी 1956 में। बी ऑप्शन जो आपका है यहाँ पर ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्रामीण सर्वदेशीयता की अवधारणा किसने प्रतिपादित की? डेविड मेंडलबॉम, रॉबर्ट रेडफील्ड, शॉ क्लिफोर्ड, ऑस्कर लेविस। ग्रामीण सर्वदेशीयता, और इसको इंग्लिश में बोलेंगे रूरल कॉस्मोपोलिटेनिज्म। और ये ग्रामीण सर्वदेशीयता की जो अवधारणा है ये दी है आपके ऑस्कर लेविस ने। अगला प्रश्न है, आपको इसमें से गलत युग्म पहचानना है। एक तरफ थिंकर है, एक तरफ उनकी बुक्स हैं। तो दुबे इंडियन विलेज, मजूमदार रूरल प्रोफाइल, श्रीनिवास इंडियाज विलेज, यहाँ तक तो बिल्कुल सही है। फोर्थ ऑप्शन आपका जो है मदान रूरल इंडिया, ये जो आपका ऑप्शन है ये सही नहीं है, तो यहाँ पर गलत युग्म यही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सतत विकास की अवधारणा में निम्न में से किसके मध्य सामंजस्य पर जोर दिया जाता है? आर्थिक विकास एवं सामाजिक विकास, पर्यावरण और विकास, प्रगति और विकास, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में किस पे ज़्यादा जोर दिया जाता है? तो अगर आपने इसको थोड़ा सा पढ़ा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हम बात करते हैं कि विकास हो, डेवलपमेंट हो, लेकिन पर्यावरण भी हमारा बचा रहे, बना रहे। तो इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट पे हम फोकस करते हैं, पर्यावरण और विकास पे हम बात करते हैं। यहाँ पर बी ऑप्शन जो है आपका ये राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सफेद कॉलर अपराध यानी कि व्हाइट कॉलर क्राइम सम्मानित और उच्च सामाजिक परिस्थिति के एक व्यक्ति द्वारा अपने व्यवसाय के दौरान में किया हुआ एक अपराध है। ये जो परिभाषा है या ये कोटेशन है ये किसका है? बेंथम की, सदरलैंड की, फ्योरबैक की, कोर की?
इंग्लिश में एक बार देख लीजिए। तो वाइट कॉलर क्राइम का जो कॉन्सेप्ट है ये आपको पता है किसने दिया है? ये दिया है हमारे सदरलैंड ने। तो ये बी ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है, ये कोटेशन भी उन्हीं का है, तो ये राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सैला किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है? कोरकू, बैगा, गोंड या फिर सहरिया? सैला जो है ये किस जनजाति का मुख्य नृत्य है? यहाँ पर गोंड जनजाति जो है ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, समाज पर उद्योग का संभावित प्रभाव है? नौकरी के अवसरों का सृजन, पर्यावरण प्रदूषण, ए और बी दोनों, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो समाज पर उद्योग का संभावित प्रभाव क्या है? एक तो ये नौकरी के अवसरों का सृजन करता है, लेकिन उसके साथ में नेगेटिव इम्पैक्ट भी है कि पर्यावरण प्रदूषण भी डालता है। तो इसलिए ए और बी दोनों जो है ये आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, औद्योगिक संबंधों के संदर्भ में नीचे सूचीबद्ध कौन सा विकल्प विवादों को हल करने की विधि के रूप में मान्यता प्राप्त है? यानी औद्योगिक विवाद में अगर उसको हल करना है तो कौन सा इसमें से मान्यता प्राप्त विधि है? सुलह, न्याय निर्णय, मध्यस्थता या फिर उपरोक्त सभी? इंग्लिश में क्वेश्चन देखना चाहें तो देख सकते हैं एक बार। कॉन्सिलेशन, एडजुडिकेशन, आर्बिट्रेशन एंड ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर आपको पता चल गया होगा। इसमें से ये जो है ये चारों ही औद्योगिक अगर जो मध्यस्थता या सुलह है उसके ये विधि के तौर पे मान्यता प्राप्त है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 के लिए मध्य प्रदेश यह कानून लाने वाला पहला राज्य है। ये कानून सुशासन प्राप्त करने के लिए राज्य की प्रतिबद्धता का प्रतिबिंब है। इसमें से कौन सा सही है? और आपका जो सही उत्तर है वो है पहला और दूसरा दोनों सही है। सुशासन की प्राप्ति के लिए है और दूसरा कानून लाने वाला पहला राज्य है। कौन सा कानून है? तो ये कानून है मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर आधुनिकता की अवधारणा से संबंधित नहीं है? उत्तर आधुनिकता में किस चीज की बात नहीं की जाती है? विविधता, सहयोग, संपूर्णता, विचारात्मक आदर्शात्मक संस्कृति। तो इसमें से कौन सा पोस्ट मॉडर्निज्म से संबंधित नहीं है? डाइवर्सिटी, कोलैबोरेशन, होलिज्म या फिर आइडियनेशन एंड आइडियलिस्टिक कल्चर। तो यहाँ पर जो लास्ट ऑप्शन है आपका विचारात्मक और आदर्शात्मक संस्कृति, ये पोस्ट मॉडर्निज्म यानी कि उत्तर आधुनिकता की अवधारणा से संबंधित नहीं है, क्योंकि ऊपर के तीनों ही ऑप्शन विविधता, सहयोग और संपूर्णता ये संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को मिलाएं। औद्योगिकरण के कारण समाज में बहुआयामी परिवर्तन आता है। इधर ऑप्शन आपका विवलन है। औद्योगिकरण और जनसंख्या घनत्व में वृद्धि के कारण समाज जटिल हो जाता है। यहाँ पे मार्क्स है। वर्तमान युग का महत्वपूर्ण तत्व यंत्रीकरण है, पूंजीवाद नहीं, ये दुर्खीम है। और उसके बाद उत्पादन प्रणाली बदले जाने से सामाजिक संबंधों में परिवर्तन होता है, ये ममफोर्ड है। कूट आपके दिए हुए हैं, एक बार आप इंग्लिश में देख लीजिए। ऑप्शन आपके थोड़े से इधर उधर हो गए हैं, तो इनको अगर हम मिलाएंगे एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं तो आप एक साथ देख पाएंगे क्वेश्चंस को। तो यहाँ पर औद्योगिकरण के कारण समाज में बहुआयामी परिवर्तन आता है। तो ए जो आपका ऑप्शन है ये ठीक है, वेबलन से यहाँ पे हो जाएगा ये। उसके बाद औद्योगिकरण और जनसंख्या घनत्व में वृद्धि के कारण समाज जटिल हो जाता है।
ये जो है ये मम्फोर्ड से संबंधित हो जाएगा। औद्योगिकरण और जनसंख्या घनत्व में वृद्धि के कारण जो है समाज में जटिलता आती है, ये आपका मम्फोर्ड से संबंधित हो जाएगा। ये कोटेशन आप चाहें तो लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, वर्तमान युग का महत्वपूर्ण तत्व यंत्रीकरण है, पूंजीवाद नहीं। तो ये कथन आपका जो है दुर्खीम से संबंधित हो जाएगा। और लास्ट है, उत्पादन प्रणाली बदले जाने से सामाजिक संबंधों में परिवर्तन होता है। तो ये तो कोटेशन मार्क्स का है सीधा सीधा। तो यहाँ पर आपका जो फोर्थ कूट है यानी 1 4 2 3, ये जो है ये राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सामाजिक विकास की अवधारणा के 3 परस्पर जुड़े हुए पक्ष कौन से माने जाते हैं? आधुनिकता, पूंजीवाद, उत्तर आधुनिकता, या फिर पश्चिमीकरण, संप्रदायवाद या आधुनिकीकरण, प्रतिमानात्मक, मूल्यांकनात्मक, क्रियात्मक। लास्ट है, संस्कृतिकरण, वैश्वीकरण और उदारीकरण। सामाजिक विकास की अवधारणा के 3 परस्पर जुड़े हुए पक्ष। सामाजिक विकास की अवधारणा से पूछ रहा है यहाँ पर। इंग्लिश में क्वेश्चन देखना चाहें तो देख सकते हैं। और यहाँ पर जो आपका उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि सामाजिक विकास की अवधारणा से प्रतिमानात्मक, मूल्यांकनात्मक और क्रियात्मक, ये 3 पक्ष जुड़े हुए हैं। सी ऑप्शन, सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट से प्रतिमानात्मक, मूल्यांकनात्मक और क्रियात्मक, ये 3 पक्ष जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न, भारत की जनसंख्या नीति को बढ़ावा देने में सरकार की क्या भूमिका है? परिवार नियोजन सेवाओं और बुनियादी ढांचे के लिए धन उपलब्ध कराना, प्रजनन स्वास्थ्य पर शैक्षणिक कार्यक्रम लागू करना, सूचित प्रजनन विकल्पों के लिए एक सहायक वातावरण बनाना, या फिर उपरोक्त सभी। तो ये आसान सा प्रश्न है। और जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ये सारी चीज़ें करती है, यानी कि सेवाएं और ढांचे के लिए धन भी उपलब्ध कराती है, शैक्षणिक कार्यक्रम भी लागू करती है और सूचित प्रजनन विकल्पों के लिए एक वातावरण तैयार करने में भी कोशिश करती है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के जनसांख्यिकीय चरणों को उसकी विकास दर के अनुसार 4 चरणों में वर्गीकृत किया जा सकता है। वो कौन से चरण है जनसांख्यिकीय चरण में? पहला स्थिर वृद्धि, दूसरा तीव्र वृद्धि, स्थिर जनसंख्या और फिर है उच्च वृद्धि। तो 4 चरणों में वर्गीकृत किया जा सकता है। इनमें से आपको सीक्वेंस में लगाना है। डेमोग्राफिक फेजेस हैं और आपको इनको सीक्वेंस में लगाना है। और यहाँ पर जो आपका उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा, सबसे पहले आप लगाएंगे ये सबसे पहले लगाएंगे स्थिर जनसंख्या को, उसके बाद फिर स्थिर वृद्धि आएगी, उसके बाद फिर तीव्र वृद्धि आएगी और उसके बाद उच्च वृद्धि आएगी। तो ये सीक्वेंस आएगा। तो यहाँ पर थर्ड, उसके बाद फर्स्ट, उसके बाद सेकंड एंड देन फोर्थ, ये क्रम आएगा। और इसमें से जो आपका ऑप्शन राइट होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा पोषण अभियान तत्कालीन राष्ट्रीय पोषण मिशन का लक्ष्य समूह नहीं है? ऑप्शन ए है गर्भवती महिलाएं, बी है 0 से 6 वर्ष के बच्चे, बुजुर्ग महिलाएं और स्तनपान कराने वाली महिलाएं। तो इसमें से कौन सा पोषण अभियान का भाग नहीं है, कौन सा समूह? तो देखिए, प्रेग्नेंट वुमेन है यानी गर्भवती महिलाएं हैं, बच्चे हैं, और जो स्तनपान कराने वाली माताएं हैं वो भी हैं। तो यहाँ पर बुजुर्ग महिलाएं जो ये है ये इसका पार्ट नहीं है। तो यही जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये थे आज के क्वेश्चंस। आपको क्वेश्चंस कैसे लगे, वीडियो कैसी लगी है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। आपकी कोई और क्वेरीज़ हैं तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।